BA Third Semester Economics Unit 4th. Mercantilism, Main Characteristics, Thomas Mann, Physiocracy, Natural Order, Primacy of Agriculture, Social Classes, Tableau Economic, Taxation, Turgot, Economic Ideas of Petty, Locke and Hume. Mercantilism क्या है? मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक रूप था जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के माध्यम से एक राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी और पावर को बढ़ाने की मांग करता था। इसका गोल एक्सपोर्ट के माध्यम से राज्य के सोने और चांदी की सप्लाई को बढ़ाना था, न कि इंपोर्ट के माध्यम से इसे खत्म करना। इसने घरेलू रोजगार का सपोर्ट करने की भी मांग की। इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ थॉमस मुन। मुन पहले मर्केंटिलिस्ट्स में से एक थे। दूसरे शब्दों में, उनका मानना था कि किसी देश के पास सोना उसकी वेल्थ का मेन मेजर है और सरकारों को देश के लिए अधिक सोना हासिल करने के लिए एक्सपोर्ट से अधिक इंपोर्ट करने के लिए ट्रेड को रेगुलेट करना चाहिए। व्हाट इज फिजियोक्रेसी? फिजियोक्रेट्स के अनुसार एग्रीकल्चर सबसे अधिक प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन है। फिजियोक्रेट्स फॉरेन ट्रेड को बुरा मानते थे। वे फॉरेन ट्रेड को कम करना चाहते थे। फिजियोक्रेट्स ने सोचा कि फॉरेन ट्रेड से कोई रियल वेल्थ नहीं पैदा होता। फिजियोक्रेट्स ने कहा कि किसी देश को दूसरे देशों के साथ उन वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहिए जिनका वह प्रोडक्शन नहीं कर सकता है और जो उसकी अपनी कंजम्पशन से अधिक है। नेचुरल ऑर्डर, लॉ ऑफ नेचर का प्रिंसिपल सबसे पहले ग्रीक और रोमन मॉरलिस्ट्स और ज्यूरिस्ट्स द्वारा प्रोनाउंस्ड किया गया था। इस प्रिंसिपल के अनुसार मनुष्य एक लिविंग बीइंग था, यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी का मेंबर था, जो सेल्फ प्रेजर्वेशन के इंपल्स से प्रेरित था और उन चीजों का प्रोडक्शन करता था जो नेचर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि लैंड, ट्री, फॉरेस्ट एसेट्रा, और जो जरूरी थे फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए। रोमन ज्यूरिस्ट्स के अनुसार नेचर स्टेज में मैन फ्री एवं इक्वल है। जॉन लॉक ने कहा, नेचर के लॉ के अनुसार मैनकाइंड एक कम्युनिटी है और एक सोसाइटी बनाती है। फिजियोक्रेट्स द्वारा डेवलप्ड नेचुरल ऑर्डर की कॉन्सेप्ट पास्ट के ग्रीक और रोमन ज्यूरिस्ट्स और फिलोसोफर से काफी अलग थी और फिजियोक्रेट्स मॉडर्न रेवोल्यूशनरी आइडियाज से फेमिलियर नहीं थे। वास्तव में फिजियोक्रेसी को द साइंस ऑफ द नेचुरल ऑर्डर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। फिजियोक्रेट्स के अनुसार नेचुरल ऑर्डर गॉड द्वारा दिया गया एक आइडियल ऑर्डर है। जो समाज नेचर के नियमों द्वारा गवर्न होता था वह एक आइडियल सोसाइटी था, और जो समाज सरकार द्वारा बनाए गए पॉजिटिव कानूनों द्वारा गवर्न होता था वह एक इम्परफेक्ट समाज था। क्वेस्ने के अनुसार नेचुरल ऑर्डर केवल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे गॉड ने स्वयं यूनिवर्स दिया है। उनका मानना था कि नेचुरल ऑर्डर से ही मैनकाइंड का सुख बढ़ेगा। फिजियोक्रेट्स के अनुसार ह्यूमन सोसाइटी दो प्रकार के कानूनों द्वारा गवर्न होता था, नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ। नेचुरल लॉ वे कानून थे जो ह्यूमंस को नेचुरल राइट्स की गारंटी देते थे और उन दिनों ह्यूमन सोसाइटी द्वारा गवर्न होते थे जब कोई स्टेट या लेजिस्लेचर नहीं थी। दूसरी ओर पॉजिटिव लॉ मनुष्य की क्रिएशन थे और वे केवल इसलिए अनिवार्य थे क्योंकि उनके साथ पेनल्टी जुड़ा हुआ था। इसलिए पॉजिटिव लॉ सख्ती से नेचुरल लॉ के सबऑर्डिनेट थे। प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर, मर्केंटिलिस्ट्स ने इस बात की वकालत की कि धन का सोर्स विदेशी व्यापार में निहित है कि इसमें प्रेशियस मेटल शामिल थी। फिजियोक्रेट्स के अनुसार जमीन पर कब्जा कर लिया गया है प्रोडक्शन के एजेंट के रूप में प्रमुख स्थान। उन्होंने सोचा कि खेती सभी ऑक्यूपेशन में सुप्रीम था। फिजियोक्रेट्स के अनुसार एग्रीकल्चर से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक प्रोडक्शन होता था। फिजियोक्रेट्स के अनुसार पूरा देश किसान की बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करने और बड़े पैमाने पर नेट प्रोडक्ट पैदा करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। कृषकों की कैपिटल इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी जितनी कम होगी, नेट प्रोडक्ट का साइज उतना ही छोटा होगा, और नेट प्रोडक्ट का साइज जितना छोटा होगा, नेशन की पीड़ा उतनी ही अधिक होगी। उन्होंने एग्रीकल्चर पर लाइट टैक्स की वकालत की। उन्होंने ये भी चाहा कि सरकार को ऐसे मेजरमेंट्स से बचना चाहिए जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। अबव डिस्कशन से ये क्लियर है कि केवल एग्रीकल्चर ऑपरेशन में लगा हुआ लेबर ही प्रोडक्टिव है तथा अन्य सभी ऑक्यूपेशन में लगा हुआ लेबर अनप्रोडक्टिव है। डिफरेंस बिटवीन मर्केंटिलिज्म एंड फिजियोक्रेसी। फर्स्ट इज, मर्केंटिलिस्ट्स लोग मनी और बुलियन को धन का साइन मानते थे। उनका मानना था कि सोना, चांदी और वैल्यूएबल मेटल्स प्रॉस्पेरिटी और पावर का सोर्स है। फिजियोक्रेट्स का मानना था कि नेचुरल रिसोर्सेज और प्रोडक्शन पावर ही रियल वेल्थ है। सेकंड इज, मर्केंटिलिस्ट्स के अनुसार ट्रेड सबसे अधिक प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन है। वे फॉरेन ट्रेड का एक्सपेंशन चाहते थे। उनका एम एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इंपोर्ट को कम करना था।
फिजियोक्रेट्स के अनुसार एग्रीकल्चर सबसे अधिक प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन है। फिजियोक्रेट्स फॉरेन ट्रेड को बुरा मानते थे। वे फॉरेन ट्रेड को कम करना चाहते थे। थर्ड इज मर्केंटलिस्ट्स का मानना था कि फॉरेन ट्रेड ही किसी नेशन की वेल्थ बढ़ाने का एकमात्र साधन है। उनके अनुसार केवल रॉ मटेरियल का इंपोर्ट किया जाना चाहिए और तैयार वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन फिजियोक्रेट्स ने सोचा कि फॉरेन ट्रेड से कोई रियल वेल्थ नहीं पैदा होता। फिजियोक्रेट्स ने कहा कि किसी देश को दूसरे देशों के साथ उन वस्तुओं का आदान प्रदान करना चाहिए जिनका वह प्रोडक्शन नहीं कर सकता है और जो उसकी अपनी कंजम्पशन से अधिक है। फोर्थ इज मर्केंटलिस्ट्स ट्रेड के बैलेंस के फेवर में थे। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम होना चाहिए। फिजियोक्रेट्स के लिए फॉरेन ट्रेड अनप्रेडिक्टिव था। उन्होंने कहा कि ट्रेड बैलेंस हमेशा संभव नहीं होता। फिफ्थ इज मर्केंटलिस्ट्स के अनुसार एग्रीकल्चर अनप्रेडिक्टिव है और केवल ट्रेड ही प्रोडक्टिव है। फिजियोक्रेट्स का मानना था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है और ट्रेड और कॉमर्स अनप्रेडिक्टिव है। सेवेंथ इज मर्सेंटलिस्ट मल्टी टैक्स सिस्टम के फेवर में थे। फिजियोक्रेट्स ने लैंड से प्राप्त नेट प्रोडक्ट पर सिंगल टैक्स की वकालत की। एथ इज मर्केंटलिस्ट्स ने कैपिटल पर इंटरेस्ट की अनुमति दी। फिजियोक्रेट्स ने एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए गए लोन पर इंटरेस्ट की अनुमति दी, क्योंकि ऐसे लोन प्रोडक्टिव थे। इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ एनी रॉबर्ट जाक टर्गेट। प्रोबेबली इकोनॉमिक्स में टर्गेट का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान यह बताना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल आवश्यक है और कैपिटल एक्यूमुलेट करने का एकमात्र तरीका यह है कि लोग अपने द्वारा प्रोड्यूस सभी चीजें कंज्यूम न करें। उनका मानना था कि ज्यादातर कैपिटल लैंडओनर्स द्वारा जमा की गई थी, जो मटेरियल और लेबर की कॉस्ट का पेमेंट करने के बाद सरप्लस प्रोडक्ट बचाते थे। टर्गेट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के सर्कुलर फ्लो की क्वेश्चन नोशन से सहमत थे, जहां एक पीरियड में सेविंग अगली पीरियड में इन्वेस्टमेंट बन जाती है। इकोनॉमिक सेक्टर में सरकारी इंटरवेंशन के अगेंस्ट तर्क देते हैं। टर्गेट ने लेबर डिवीजन के फंक्शन को पहचाना, जांच की कि प्राइसेस कैसे निर्धारित की गई, और इकोनॉमिक ग्रोथ की ओरिजिन का एनालिसिस किया। फ्रांसवा क्वेस्ने की तरह टर्गेट एक फिजियोक्रेट थे जिन्होंने अपनी सरकार की सबसे कठोर इकोनॉमिक पॉलिसीज में सुधार करने का प्रयास किया। रिफ्लेक्शंस में टर्गेट ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट के बीच रिटर्न और इंटरेस्ट की डिफरेंट रेट्स की रिटर्न इंटरडिपेंडेंस का एनालिसिस किया, ये देखते हुए कि इंटरेस्ट कैपिटल की डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होता है। प्रत्येक इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की रेट्स अलग अलग हो सकती हैं। उन्होंने तर्क दिया, कैपिटल मोबिलिटी के साथ कंपेटिटिव फ्री मार्केट इकोनॉमी में सभी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की रेट्स इक्वालिटी की ओर होंगी। इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ विलियम पेटी। The following point highlights the economic thought of Petty. First is money, supply and circulation. Petty का मानना था कि एक नेशन को अपना व्यापार चलाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट में धन की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी इकोनॉमी में बहुत कम धन का सर्कुलेशन पॉसिबल था, जिसका अर्थ ये होगा कि लोगों को वस्तु एक्सचेंज पर डिपेंड रहना होगा। किसी इकोनॉमी में बहुत अधिक धन होना भी पॉसिबल होगा। सेकंड इज थियरी ऑफ वैल्यू। वैल्यू पर पेटी ने अरस्तु द्वारा शुरू की गई डिबेट को जारी रखा और वैल्यू के एक इनपुट बेस्ड थियरी को डेवलप करने का फैसला किया। सभी चीजों का वैल्यू टू नेचुरल डिनोमिनेशंस द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि लैंड और लेबर है। उन्होंने वैल्यू के अपने थियरी को रेंट पर लागू किया। लैंड का नेचुरल रेंट एक लेबर द्वारा एक साल में उस पर पैदा किए गए प्रोडक्शन की तुलना में जो वह स्वयं खाता था और आवश्यकता की वस्तुओं के लिए व्यापार करता था। इसलिए ये प्रोडक्शन में शामिल फैक्टर्स से संबंधित वेरियस कॉस्ट से ऊपर का प्रॉफिट था। थर्ड इज इंटरेस्ट रेट। वैल्यू के अपने थियरी को शामिल करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि परफेक्ट सिक्योरिटी के साथ इंटरेस्ट की रेट उस लैंड के रेंट के बराबर होनी चाहिए जिसे प्रिंसिपल खरीद सकता था। जहां सिक्योरिटी अधिक कैजुअल थी, वहां रिटर्न अधिक होना चाहिए, रिस्क के बदले रिटर्न। फोर्थ इज लेसे फेयर गवर्नेंस। उन्होंने इकोनॉमी में सरकार के ओवर इंटरफेरेंस के प्रति वार्न किया। इसे एक चिकित्सक द्वारा अपने मरीज के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ करने के समान माना। उन्होंने इसे मोनोपोली, धन के एक्सप्लॉयटेशन पर कंट्रोल और वस्तुओं के व्यापार पर लागू किया। उन्होंने लेबर डिवीजन की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि यदि कई लोग इस पर काम करते हैं तो कोई वस्तु बेहतर क्वालिटी वाली और सस्ती दोनों होती है। पेटी ने कहा कि गेन अधिक है क्योंकि मैन्युफैक्चर स्वयं अधिक है। इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ लॉक। लॉक का मानना था कि नेशनल वेल्थ, बचत और लेबर का आउटकम है। धन के सोर्स के रूप में लेबर पर लॉक के तनाव की व्याख्या वैल्यू के लेबर थियरी के समान की गई है।
सच में लॉक के पास वैल्यू का कोई लेबर थियरी नहीं था। उनका दिमागी मार्केट वैल्यू क्वांटिटी या सप्लाई और वेंट या डिमांड के बीच प्रोपोर्शन द्वारा डिटरमिन किया गया था, जहां डिमांड आवश्यकता या उपयोगिता पर डिपेंड करता था। इन्हें ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स के अनुसार लॉक का मानना था कि पैसे का मूल्य पैसे की कमी से निर्धारित होता था। इसका तात्पर्य यह था कि मनी की परचेसिंग पावर सर्कुलेशन में धन की मात्रा के साथ गिर जाएगी। इसका यह भी तात्पर्य था कि इंटरेस्ट रेट भी मनी की सप्लाई के साथ गिर जाएगी। इकोनॉमिक्स थॉट ऑफ डेविड हमे। इकोनॉमिक्स पर डेविड हमे के थॉट उनके ऐसे मॉरल, पॉलिटिकल और लिटरेरी पार्ट 2, 1752 में एक्सप्रेस किए गए हैं। वह एडम स्मिथ के कंटेम्पररी थे और उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन पढ़ी थी। कुछ कमेंटेटर्स ने सुझाव दिया है कि हमे ने इकोनॉमिक्स पर स्मिथ के थॉट्स पर कुछ प्रभाव डाला, अन्य लोग इतने शो नहीं है। हमें का मानना है कि इनकम में इतनी अधिक इनइक्वालिटी है कि इससे पावर का ओवर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, गरीबों की दरिद्रता बढ़ जाएगी और सभी इंडस्ट्रीज डिस्करेज हो जाएंगे।